कालेरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम जीवद्रव्य कुंचन प्लाज्मोलाइसिस के बारे में अध्ययन करेंगे। प्लाज्मोलाइसिस क्या है? प्लाज्मोलाइसिस क्या है? जब किसी कोशिका को अतिप्रासरी घोल हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं या रखने पर कोशिका जो प्रोटोप्लास्ट है जीवद्रव्य, वह सेल वॉल से अलग होकर सिकुड़ना, श्रिंक होना प्रारंभ कर देता है। इस प्रोसेस को जीवद्रव्य कुंचन प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। अब हम सबसे पहले एक साधारण कोशिका की बात करते हैं। साधारण कोशिका को जब हम अलग पराशरी या शुद्ध जल में रखते हैं तो कोशिका के अंदर, सेल के अंदर वाटर इंटर करता है और कोशिका के अंदर जल प्रवेश करने से जो कोशिका का जो जीवद्रव्य है वह कोशिका झिल्ली, वह कोशिका की भित्ति के ऊपर, सेल वॉल के ऊपर एक दाब है वो लगाती है, जिसे स्फीति दाब या टर्गर प्रेशर कहते हैं। स्फीति दाब, टर्गर प्रेशर लगाती है कोशिका भित्ति की तरफ, कोशिका झिल्ली या कोशिका का द्रव्य है। और इस स्फीति दाब से जो कोशिका की भित्ति है वह तनाव में आ जाती है और यह कोशिका की भित्ति भी इसके विरोध में, इसके विपरीत साइड में और इसके बराबर ही टर्गर प्रेशर के इक्वल ही एक दूसरा दाब लगाती है कोशिका की भित्ति, सेल वॉल, जिसे वॉल प्रेशर भित्ति दाब कहते हैं, जिस वजह से सेल है वो बैलेंस स्टेट में रहती है। इस भित्ति दाब के कारण ही जब किसी पादप कोशिका को जल में रखते हैं तो वह कोशिका फटती नहीं है, जबकि किसी जंतु कोशिका को हम जल में रखते हैं तो जंतु कोशिका एनिमल सेल है, उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, उस वजह से एनिमल सेल है वो फट जाती है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें तो आरबीसी को जब हम शुद्ध जल में रखते हैं तो आरबीसी को जब शुद्ध जल में रखते हैं तो आरबीसी को रखने से पानी में एंडोस्मोसिस की क्रिया, अंतःप्राशन की क्रिया होती है और इस अंतःप्राशन की क्रिया होने से आरबीसी है वो फट जाती है। प्लाज्मोलाइसिस है यह 3 चरणों में पूरा होता है। 3 चरण है, 3 स्टेप है प्लाज्मोलाइसिस के। जो सबसे पहला चरण है वो है लिमिटेटिंग प्लाज्मोलाइसिस, प्रतिबंधक जीवद्रव्य कुंचन। दूसरा जो इसका प्रकार स्टेप है, प्लाज्मोलाइसिस का स्टेप है, वह है इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस, प्रारंभिक जीवद्रव्य कुंचन। और तीसरा इसका प्रकार है एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस, सुस्पष्ट जीवद्रव्य कुंचन। हम तीनों को स्टेप्स को एक एक करके देखते हैं। पहला जो स्टेप है वह है लिमिटेटिंग प्लाज्मोलाइसिस, प्रतिबंधक जीवद्रव्य कुंचन। जब कोशिका को हम अति पराशरी घोल हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखने से जो कोशिका है वह सिकुड़ती है, सेल श्रिंक होती है। कोशिका के सिकुड़ने से कोशिका के जो आयतन है उसमें कमी आती है और कोशिका के आयतन में कमी आती है, इसमें बहिप्राशन, एक्सोस्मोसिस की क्रिया होती है जिससे जल बाहर निकलता है। इस वजह से टर्गर प्रेशर, स्फीति दाब है वो है कम हो जाता है, टर्गर प्रेशर 0 हो जाता है। इसके अंदर जीवद्रव्य है वह भित्ति की तरफ दाब नहीं लगा पाता है या नहीं लगाता, क्योंकि इसमें टर्गर प्रेशर है वह 0 हो गया। जो ये लिमिटिंग जो प्लाज्मोलाइसिस है, इसमें जो प्रोटोप्लास्ट है उसका श्रिंकेज नहीं होता है, जीवद्रव्य का संकुचन नहीं होता है फर्स्ट स्टेप में, प्रतिबंधक जीवद्रव्य कुंचन में। इसके अंदर जो कोशिका है, सेल और जो वैक्यूल रेक्टिका है, उनके साइज में श्रिंक कम होते हैं। साइज, सेल और वैक्यूल का साइज है उनका रिडक्शन होता है। और जो लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस है इसके अंदर दूसरा वाल है, इसकी जो भित्ति है, वाल भित्ति, उनका क्या होता है, संकुचन होता है, श्रिंकन होता है। ये प्रोसेस इसमें लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस के अंदर है। अब दूसरा प्रकार है आगे, इसमें जो ये जो दूसरा स्टेप है प्लाज्मोलाइसिस का, इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस, प्रारंभिक जीवद्रव्य कुंचन। जब बहिप्राशन, एक्सोस्मोसिस के द्वारा सेल से जल का बाहर निकलना लगातार जारी रहता है तो इससे कोशिका का जो वैक्यूल है, रिक्तिका, वह श्रिंक होती है, संकुचित होती है रिक्तिका। और इसके साथ ही जो कोशिका का जीवद्रव्य है प्रोटोप्लास्ट, वह भी श्रिंक होता है। जीवद्रव्य है वह कोशिका के जो कोने हैं उनसे श्रिंक होना प्रारंभ होता है और यह जीवद्रव्य प्रोटोप्लास्ट पूरी तरह से कोशिका भित्ति से अलग नहीं होता है। यह कुछ तंतु फाइबर्स के द्वारा, जीवद्रव्य तंतु जिसे प्लाज्मोडेस्माटा भी कहते हैं, इनके द्वारा कोशिका भित्ति के साथ में अटैच रहता है, जुड़ा हुआ रहता है।
इस जो सेकंड जो स्टेज है इंसिपिएंट की, उसके अंदर टर्गर प्रेशर जो स्फीति दाब है वह नेगेटिव हो जाता है और इसमें कोशिका की जो भित्ति है वह श्रिंक नहीं होती है, कोशिका की भित्ति श्रिंक नहीं होती है, सिर्फ वैक्यूल रिक्तिका और प्रोटोप्लास्ट जीवद्रव्य का श्रिंकेज होता है इसमें। और जो दूसरा स्टेज है इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस, प्रारंभिक जीवद्रव्य कुंचन, उसको कॉनकेव प्लाज्मोलाइसिस भी कहते हैं, कॉनकेव प्लाज्मोलाइसिस अवतल जीवद्रव्य कुंचन भी कहते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं डायग्राम में अवतल की तरह इसमें फिगर है इसका। नेक्स्ट जो तीसरा स्टेप है इनएविडेंट प्लाज्मोलाइसिस, सुस्पष्ट जीवद्रव्य कुंचन, इसमें क्या होता है तीसरे चरण में कि लगातार एक्सोथर्मिक बहिर्प्राशन होने के कारण जो जीवद्रव्य है प्रोटोप्लास्ट वह लगातार श्रिंकेज होता रहता है, सिकुड़ता रहता है और यह जो कोशिका है उसके केंद्र में विभिन्न प्रकार की आकृतियों के रूप में होता है, अलग अलग प्रकार की शेप के रूप में होता है। इसके जो एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस है इसमें टर्गर प्रेशर है वह और ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। यह जो स्टेज है थर्ड स्टेज, यह प्लाज्मोलाइसिस की लास्ट स्टेप है। इसको हम कॉन्वेक्स प्लाज्मोलाइसिस भी कहते हैं। कॉन्वेक्स प्लाज्मोलाइसिस उत्तल जीवद्रव्य कुंचन कहा जाता है सुस्पष्ट जीवद्रव्य कुंचन को। अगर यह प्रावस्था या यह स्टेज इसी प्रकार से अगर प्लाज्मोलाइसिस कंडीशन में कोशिका रहती है तो कुछ समय के बाद में प्रोटोप्लास्ट है वह डेड हो जाता है। यह था जीवद्रव्य कुंचन प्लाज्मोलाइसिस। अब हम देखते हैं प्लाज्मोलाइज कोशिका थी, जो जीवद्रव्य कुंचित कोशिका थी, इसको अगर हम शुद्ध जल में रखते हैं तो अंतःप्राशन के द्वारा जल है वह इसमें प्रवेश करता है कोशिका में और कोशिका वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है। इस प्रक्रिया को जीवद्रव्य विकुंचन कहते हैं, डीप्लाज्मोलाइसिस, और कोशिका वापस से अपनी नॉर्मल फॉर्म में अवस्था में आ जाती है। यह प्रोसेस या प्रक्रिया क्या कहलाती है? जीवद्रव्य विकुंचन डीप्लाज्मोलाइसिस कहलाती है। अब हम सिग्निफिकेंस देखते हैं, इंपॉर्टेंस जीवद्रव्य कुंचन का। जीवद्रव्य कुंचन के द्वारा हम क्या क्या है हमारी इसके लाइफ में रोल सब में क्या है इनमें, जीवद्रव्य कुंचन के द्वारा हम सजीव और निर्जीव, लिविंग और डेड कोशिकाओं के बीच में डिफरेंशिएट करते हैं। सजीव और निर्जीव कोशिकाओं के बीच, लिविंग और डेड सेल में कैसे जीवद्रव्य कुंचन, क्योंकि जो लिविंग सेल है उन्हीं में ही प्लाज्मोलाइसिस होता है, डेड सेल के अंदर प्लाज्मोलाइसिस की क्रिया है वो नहीं होती है। दूसरा, इसमें जो जीवद्रव्य कुंचन है उसके द्वारा हम कोशिका का, सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर याद करते हैं। कोशिका का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वह जीवद्रव्य कुंचन के द्वारा हम ज्ञात करते हैं। तीसरा, हम अगर इसमें देखिए तो जब जीवाणु कोशिका है, जीवाणु कोशिका को अधिक लवण की सांद्रता, साल्ट की कंसंट्रेशन के द्वारा हम नष्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो जीवाणु कोशिका है वो ज्यादा सांद्रता में ग्रो नहीं करती है, वृद्धि नहीं करती है। जैसे अचार के अंदर हम नमक की अधिक सांद्रता को रखते हैं जिससे वह ज्यादा समय तक सुरक्षित और या प्रिजर्व रहता है। अगला अगर इसमें देखें हम तो जेम और जेली है, जेम जेली, इनके अंदर हम शर्करा की सांद्रता, शुगर की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं जिनसे ये लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। जेम जेली शुगर की कंसंट्रेशन बढ़ाने तक लंबे समय तक सुरक्षित रहती है क्योंकि इसके अंदर जीवाणु, बैक्टीरिया और कवक, फंगस है वह इन्फेक्ट नहीं कर पाते हैं जिससे ये बचा रहता है। अगला अगर इसमें इंपॉर्टेंस हम देखें तो खरपतवारों को नष्ट करने के लिए, खरपतवार है उनको नष्ट करने के लिए हम अधिक कंसंट्रेशन का जो साल्ट का सॉल्यूशन है वह बनाकर इसकी जड़ के पास में डाल देते हैं जिससे अधिक समय तक जीवद्रव्य संकुचित रहने से जीवद्रव्य डेड हो जाता है और खरपतवार है वह नष्ट हो जाते हैं। तो ये हमने इस तरह से सिग्निफिकेंस देखे। और एक और जैसे इसमें हम देखें तो खेल के मैदान में अगर एडी में मोच लग जाती है तो उसको भी नमक के पानी में हम सही करते हैं, तो वह भी जीवद्रव्य कुंचन का ही उदाहरण है एक तरह से। तो इस प्रकार से हमने आज प्लाज्मोलाइसिस जीवद्रव्य कुंचन के बारे में बात की। धन्यवाद।